everyone and welcome back to the channel Online Vardhan. Myself Dipali Verma and मैं आपके सामने लेके आई हूँ CTPYQ सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन दैट इज़ सेशन 6 और आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। जैसा कि आपको पता है ये सीरीज़ हमारे RS MS SSB JEE के एग्ज़ाम के लिए चल रहा है, ठीक है। तो आज हमारा नेक्स्ट सेशन है और इसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और वैल्यूएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विथ सीमेंट मोर्टार इज, ठीक है। तो हमारा कितना होगा, ये हमारा 8 स्क्वायर मीटर। अब ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग कि इसका मतलब हमारा होता है कि जो एक्सपेक्टेड आउटटर्न है, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ अ 12 mm प्लास्टरिंग, ठीक है, यानी कि जो 12 mm प्लास्टरिंग का हमारा सीमेंट मोर्टार के साथ एक्सपेक्टेड आउटटर्न होता है वो कितने का होगा, हमारा 8 स्क्वायर मीटर का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैसनरी इज एक्सपेक्टेड टू डू 8 मीटर स्क्वायर ऑफ प्लास्टरिंग of 12 mm thickness per day, ठीक है। इसका मतलब है एक्सपेक्टेड आउटटर्न का मतलब है कि मैसनरी जो है वो एक्सपेक्टेड टू डू, यानी कि वो हमारा कितना होना चाहिए, 8 मीटर स्क्वायर होना चाहिए ऑफ प्लास्टरिंग। अगर प्लास्टरिंग कितने की हमारी 12 mm थिकनेस की है तो मैसनरी कितने का होना चाहिए, मैसनरी का जो एरिया होना चाहिए वो 8 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अब देख लेते हैं, यानी कि हमारा जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड होता है उसमें जो वॉल अलोंग द लेंथ होता है हमारे रूम का वो कंसिडर होता है हमारा लॉन्ग वॉल। यानी कि हमारा जो लॉन्ग वॉल होगा वो कौन सा होगा, हमारा लॉन्ग वॉल जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है लेंथ ऑफ रूम, ठीक है। और जो वॉल परपेंडिकुलर होगा हमारे लेंथ ऑफ रूम के वो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल क्या होगा, परपेंडिकुलर वॉल टू लेंथ ऑफ रूम, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि लॉन्ग वॉल कौन सा लेंगे और हम लोग शॉर्ट वॉल कौन सा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि टू गेट द मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल एंड वर्क, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द, अगर हमें मटेरियल और वर्क का जो मेजरमेंट है वो चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेंथ है लॉन्ग वॉल का और शॉर्ट वॉल का उसके सेंटर लाइन से हमें इंडिविजुअली वॉल्स का दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें हम क्या ऐड करना पड़ेगा, हाफ ब्रेथ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड, ठीक है। उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हाफ ब्रेथ एट ईच साइड, यानी क्योंकि हम सेंटर से ले रहे हैं तो हमें हाफ हाफ दोनों साइड का ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, अभी समझ में आ गया ना। ये क्या मतलब है कि सेंटर टू सेंटर लेंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे वॉल लिया, फिर उसके बाद क्या है हमने यहाँ से भी वॉल लिया, तो अब क्या हमने डिस्टेंस हमारी सेंटर टू सेंटर ली थी, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ हो गई, प्लस हमें हाफ और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हाफ ब्रेथ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल अ रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड्स, तो सैंक्शन एस्टिमेट जब क्या एक्सीड करेगा, हमारा 5%, ठीक है, हमारा 5% एक्सीड करेगा, ठीक है। तो अब वापस से मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि हमारा क्या होगा कि जो ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, अगर हमारा प्राइस लेवल में जो चेंज आ रहा है तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है हम जो प्रिपेयर करते हैं वो सैंक्शन हमारा क्या एक्सीड नहीं करना चाहिए
तो वो होगा हमारा 5%। क्लियर हो गया? ये फैक्ट वैल्यू है तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What will be approximate estimate in rupees for a building having a total carpet area of 300 meter square? Extra provision as 10% of area is provided for wall and veranda. The plinth area rate is rupees 1000 per meter square. ठीक है, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या है। टोटल कारपेट एरिया हमें गिवन है कितना? 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा प्रोविज़न कितना है हमारा? 10% ऑफ कारपेट एरिया। ठीक है, 10% ऑफ कारपेट एरिया मतलब 10/100 इंटू 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर स्क्वायर। चल हमें एक्स्ट्रा प्रोविज़न मिल गया। अब क्या है? टोटल एरिया विथ एक्स्ट्रा प्रोविज़न, तो हमारा कितना हो जाएगा? टोटल एरिया विथ एक्स्ट्रा प्रोविज़न। अब मैंने विथ लिखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। 300 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 330 मीटर स्क्वायर। अब क्या है हमारा? कितना दे रखा है प्लिंथ एरिया रेट हमारा? तो हमारा प्लिंथ एरिया रेट जो है वो है हमारा 1000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? टोटल अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट for building is equal to 330 into 1000 which will be equal to 3,30,000। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द सेंटर लाइन मेथड ऑफ एस्टिमेट इज़ यूज्ड फॉर। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा ऑल द एबव होगा। अब देख लेते हैं कि सेंटर लाइन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग, यानी सेंटर लाइन मेथड क्या है? एक एस्टिमेटिंग का मेथड है जो किस लिए यूज़ होता है? तो सारे टाइप की बिल्डिंग के लिए होता है हमारा। ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, सर्कुलर बिल्डिंग, या फिर पॉलीगन्स के लिए भी, यानी पॉलीगोनल बिल्डिंग्स के लिए भी होता है हमारा। फिर हमें सर्कुलर और क्या कहते हैं कि बाकी चीज़ें भी दिख गई। रेक्टेंगुलर, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, ये सब तो पॉलीगन में आ ही जाएंगे। बाकी हमारा सर्कुलर था तो सर्कुलर के लिए भी हमारा यूज़ होता है। अब क्या है यहाँ पे एक चीज़ है कि इसमें हमारा सेंटर लाइन मेथड में जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं इनमें और कोई भी इंटर और क्रॉस वॉल्स नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी हमारे सेंटर लाइन मेथड में हमारे कोई भी जो इनर क्या कहते हैं कि इंटर है या फिर क्रॉस वॉल्स हमारे नहीं होते हैं कंसीडर। क्लियर हो गया ये चीज़? अब एक बार और देख लेते हैं कि हमारा सेंटर लाइन मेथड होता क्या है। तो सेंटर लाइन मेथड हमारा क्या होता है कि इसमें जो है लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, यानी लेंथ ऑफ द वॉल्स इन अ बिल्डिंग, जो लेंथ ऑफ द वॉल्स इन द बिल्डिंग होगी वो कैलकुलेट करते हैं। फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? ब्रेथ और डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो टोटल क्वांटिटी निकल के आती है वो हम यूटिलाइज करते हैं किसमें? सेंटर लाइन मेथड में। ठीक है, अब इस मेथड से हम और क्या करते हैं कि हम एस्टिमेट भी प्रिपेयर करते हैं जो बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, बहुत ही क्विक मेथड है ये, तो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाता है और ये काफ़ी एक्यूरेट भी है अदर मेथड्स के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया? फिर अब इस केस में क्या है कि जैसे अब अनसिमेट्रिकल वॉल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी एडवांटेज नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा एडवांटेज हमें इसमें गेन नहीं मिलता है। फिर क्या होता है कि जो अब हम क्या करते हैं कि जो जंक्शन पॉइंट्स हैं उसमें हम हाफ ब्रेथ डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे मैंने पीछे बताया कि मान लो कि ये वॉल्स हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे ये वॉल्स भी हैं। अब क्या है
कि यहाँ से यहाँ हमने ये कंसिडर किया और फिर हमने ये वॉल को भी कंसिडर किया, तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट जो है ये तो 2 बार आ गया, तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो हाफ ऑफ द ब्रेथ है तो वो हमें डिडक्ट करना पड़ता है, ताकि हमारा एक एरिया जो है वो 2 बार हमारा कैलकुलेट ना हो जाए। क्लियर हो गया? चलो आई गेस समझ में आ गया होगा ये मेथड। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आइटम्स आर मेजर्ड इन केजी। अब कौन सा आइटम है जो हमारा केजी में मेज़र होता है? तो एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग, नहीं, ये हमारा नहीं होता है। तो माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क, यस, ये हमारा होता है। माइल्ड स्टील ग्रिल्स प्रोवाइडेड इन अ रूफ ओवर कोर्टयार्ड, नहीं। फिर उसके बाद रोलिंग शटर्स, नहीं। ठीक है, तो हमारा इनके अलावा और कौन सी चीज़ है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन बी के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी केजी से परचेज होके आती हैं हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो वो मैं बता देती हूँ। तो वो है हमारा लेड, डेडवुल, वार्निश, ऑयल, स्टिफ पेंट्स एंड एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये और मटेरियल्स हैं जो हमारे केजी में मेज़र किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन, ये तो सबको पता है, हम हमेशा कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड डायमेंशन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है कि द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज़, तो जो मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट होता है वो कौन सा एस्टिमेट होता है, वो होता है हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट। ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट होता है। ठीक है, ये एक्यूरेट होता है और ये क्या कंसिस्ट करता है हमारा, ये कंसिस्ट, यानी कि डिटेल्ड एस्टिमेट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग out the quantities of each items of work। ठीक है, इसलिए हमारा ये मोस्ट एक्यूरेट होता है और इसीलिए ये मोस्ट रिलायबल भी होता है। क्लियर हो गया? चलो अब दूसरा भी देख लेते हैं कि हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है। तो इट इज़ एन एस्टिमेट, it is an estimate to seek out and approximate cost in a short time। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें किसी पर्टिकुलर वर्क का एस्टिमेट निकालना है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो हम अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से। ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं आएगा लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा कि हाँ इसके आसपास हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। अब क्या है, ये बेस्ड, अब क्या होता है कि ये किस पे बेस्ड होता है, बेसिकली जो प्रैक्टिकली यानी कि जो बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं वो इस काम को हैंडल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसका जो बेस होता है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, यानी कि अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप प्रिलिमिनरी एस्टिमेट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपका जो भी अप्रॉक्सीमेशन होगा वो थियोरेटिकल बेस्ड होगा और वो बिल्कुल भी वहाँ पर रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट क्या है, इट इज एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। ठीक है, एस्टिमेट इन विच अ बिल्डिंग्स plinth area is multiplied by the prevailing plinth area to get building cost। ठीक है,
अब इसमें आप देख रहे हो कि पहले ही इसने लिख दिया कि ये अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है, हमारा एक्यूरेट नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम जो बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया होता है उसकी जो प्रिवेलिंग प्लिंथ एरिया थी उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी बिल्डिंग का कॉस्ट हमारा आता है, यानी कि पहले जैसे हमें सेम प्लिंथ एरिया को हमने एक पर्टिकुलर कॉस्ट में हमने निकाल रखा हो, तो अब क्या उसी प्लिंथ एरिया से कंपेयर करके हम अभी के प्लिंथ एरिया को यानी कि हम सेम अप्रॉक्सीमेशन से निकाल लेते हैं, तो हमें वो चीज़ जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो हमें मिल जाती है। लेकिन अगेन इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट मेथड, ठीक है, ये इसमें एक्यूरेसी नहीं होती है। अब लास्ट मेथड देख लेते हैं, हमारा क्यूब रेट एस्टिमेशन क्या होता है। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड by multiplying plinth area with the height of building, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें हमारे पास जो प्लिंथ एरिया होता है हमने क्या किया, जो बिल्डिंग की हाइट होगी हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो भी चीज़ें मिल गई वो हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, हमारा क्यूब रेट एस्टिमेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो चारों मेथड आई गेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे। द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है ऑफ द कंप्लीट लेबर यानी सारे लेबर का, उसको हमें टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग के परसेंटेज में बताना है कि वो कितना होता है जनरली। तो वो होता है हमारा 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, यानी अगर बिल्डिंग की कॉस्ट आप लोग 1 करोड़ है, ठीक है, तो 1 करोड़ का जो 25% होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, लेबर कॉस्ट होगा। क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है। और जनरली ये जो कॉस्ट है ये हमारी रेंज करती है 20% से 30%, ठीक है। तो हमारा जो लेबर कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट जो होता है हमारा वो होता है 20% से 30% के बीच में, और हमारा जो मटेरियल कॉस्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट जो होता है हमारा वो होता है हमारा 50% के राउंड फिगर, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्टली पूछ सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्या है, द क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द शटर ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ इज़ कैलकुलेटेड इन, तो हमारा क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारी क्वांटिटी ऑफ वुड है जो हम लोग शटरिंग के लिए, यानी शटर ऑफ डोर्स, यानी डोर्स में जो शटर्स यूज़ होते हैं वुड के, वो हम यूज़ जो करते हैं, और जो विंडोज़ में भी होते हैं तो उसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं मीटर स्क्वायर में। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर्स एंड विंडोज़ इज़ यूजुअली टेकन टू बी, अब कितना होगा हमारा, जो अब हमारा टीक वुड है, यानी टीक वुड के अगर हम डोर्स या विंडोज़ बनाते हैं तो हम उसकी लाइफ लाइन क्या, मतलब कि जो उसका क्या कहते हैं कि सर्विस पीरियड है, सर्विस पीरियड हम कितना लेते हैं उसका, वो लेते हैं हम 40 ईयर्स का। क्लियर हो गया, ये याद रखना है आपको कि टीक वुड का हमारा कितना लेते हैं हम, 40 ईयर्स लेते हैं, क्या उसकी जो सर्विस पीरियड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी अगर वो चल रहा होगा तो हम उसको निकाल के हटा देंगे, लेकिन अब क्या होता है कि हम उसको सर्विस पीरियड 40 ईयर्स का ही लेते हैं, अगर उसके बाद भी उसकी कंडीशन गुड होती है तो हम उसको चलने देते हैं, अदरवाइज हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ रूम सेक्शन इज़ 10 मीटर इंटू 8.2 मीटर, ठीक है। हमें रूम का सेक्शन दिया हुआ है जिसका लेंथ है हमारा 10 मीटर और उसकी विड्थ हो गई हमारी 8 मीटर, सॉरी 8.2 दे रखा है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, तो 8.2 मीटर दे रखा है। फिर इन द बिलो फिगर्स द थिकनेस ऑफ द वन साइड ऑफ द वॉल इज़ हमारा कितना है, 0.3। अब उसने क्या बोला है कि हमारी जो एक वॉल है वो वॉल हमारी 0.3 मीटर विड्थ की है, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो नेक्स्ट है यानी कि एंड द रिमेनिंग 3 साइड्स ऑफ द इक्वल थिकनेस ऑफ 0.2 मीटर। दैट मीन्स कि आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि यहाँ पे 8 मीटर अगर इन्होंने फिगर में मेंशन किया, दैट मीन्स ये हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली हुई है, एज टू एज नहीं है। अगर एज टू एज होती तो ये हमारी 8.2 लिखा होता, पर 8 लिखा है, दैट मीन्स कि ये हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिखी हुई है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। हमें क्या निकालना है,
हमें बताना है एरिया ऑफ द वॉल, यानी टोटल एरिया जो हमारे वॉल्स का है वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ वॉल कितना होगा हमारा 2 × 10 × 0.2, ठीक है। फिर प्लस 8 - 0.2 × 0.2, फिर लास्ट में क्या करेंगे हम 8 - 0.2 × 0.3, ठीक है। क्योंकि देखो अब क्या है 8 मीटर्स में एक बार ये वाली वॉल आ रही है, 8 मीटर्स में एक बार ये वाली वॉल आ रही है, पर 10 की क्या है 10 की दोनों सेम है, इसलिए हमने क्या किया कि 10 × 0.2 और उसको हमने टॉइस कर दिया। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने टॉइस नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक बार विड्थ हमारी 0.3 है, एक बार विड्थ हमारी 0.2 है। क्लियर हो गया होगा। चलो फिर ये कितना आएगा 4 + 1.56 + 2.34, कितना आ रहा है आंसर हमारा 7.9 मीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेड एंड लिफ्ट आर बेसिस ऑन विच पेमेंट ऑफ अर्थवर्क इज एस्टिमेटेड। ओके, अकॉर्डिंग टू CPWD स्पेसिफिकेशंस दीज आर रिस्पेक्टिवली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डैश डिस्टेंसेस। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारा डिस्टेंस हमें बताना है कि कौन से डिस्टेंस में हमें इसको मेज़र किया जाता है। तो क्या होगा हमारा, ये होगा कि अब किसका किसका पूछा है, लेड का पूछा है, फिर उसके बाद क्या पूछा है, लिफ्ट का पूछा है। तो लेड का देख लेते हैं पहले। लेड का होगा हमारा 50 मीटर और हमारा लिफ्ट का होगा 1.5 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस जिसके टर्म्स में हम मेज़र करते हैं। यानी कि लेड इज़ एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द साइट ऑफ अर्थवर्क एंड एरिया ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, अब लेड को कौन सा डिस्टेंस बोलेंगे हम, तो हमारा किसके बीच में होता है, साइट ऑफ अर्थवर्क और दूसरा क्या होगा हमारा एरिया ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लेड डिस्टेंस। ओके, और नेक्स्ट हमारा हो जाता है लिफ्ट। अब लिफ्ट क्या है, लिफ्ट हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है। तो क्या होगा, किसके किसके बीच में हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी लेवल ऑफ एक्सकेवेशन और फिर हमारा दूसरा होगा प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग। ठीक है, प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग हो जाएगा। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, लिफ्ट डिस्टेंस। चलो क्लियर हो गया। अब क्या है कि हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू क्या लेके चलते हैं, लेड की 50 मीटर और लिफ्ट की 1.5 मीटर। आई गेस क्लियर हो गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ब्रिक वॉल ऑफ 150 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। ठीक है, ब्रिक की वॉल है जिसका सरफेस एरिया है 150 मीटर स्क्वायर। ओके, रिक्वायर्ड 12 mm थिक ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ सीमेंट मोर्टार विथ रेशियो ऑफ, यानी कि उसमें हमें क्या करना है, प्लास्टरिंग करनी है। किसकी प्लास्टरिंग करनी है, सीमेंट मोर्टार की, जिसका रेशियो है 1/4 बाई मास। ठीक है, द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ सैंड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग वर्क वुड बी, यानी कि अब हमारा क्या है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सैंड की रिक्वायरमेंट होगी वो सैंड की रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होगी। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीमेंट और मोर्टार की जो रेशियो है वो हमारा 1:4 का है, वो भी बाय मास। ठीक है, तो अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 12 mm प्लास्टरिंग वर्क के लिए, ठीक है, और 100 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है ड्राई मोर्टार, तो उसके लिए हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है हमारा रिक्वायरमेंट 1.5 मीटर क्यूब का। ठीक है, 1.5 मीटर क्यूब का होता है। तो फिर उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब क्या है, 100 मीटर स्क्वायर के लिए मैंने जैसे आपको बोला, ठीक है, तो ड्राई मोर्टार हमारा कितना होगा, 1.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फॉर 12 mm थिक
प्लास्टर। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो हमारा ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ सैंड होगा जिसका रिक्वायरमेंट होगा हमारे प्लास्टरिंग वर्क में वो होगा 2600 kg। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे? चलो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाई देती हूँ। एक बार सॉल्व कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारा ये देख लो कि 150 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा ड्राई मोर्टार कितना होगा। 100 के लिए हमारा कितना था 1.5 मीटर क्यूब, तो 150 के लिए कितना हो जाएगा हमारा 2.25 मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लेते हैं हम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या होगा हमारा 1/5। ठीक है, क्यों? यहाँ पे रेशियो आप देख लो, इसलिए 5 कहाँ से आया पता चल जाएगा, 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लिया तो कितना आया 0.45 मीटर क्यूब आ गया। क्लियर? अब क्या है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स देखते हैं। ठीक है, सीमेंट बैग्स देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। एक सीमेंट के बैग का वेट भी आपको पता होगा, जल्दी जल्दी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, कि कितना होता है। चलो आगे देख लेते हैं कि हमारा क्या होगा कि 0.45 मीटर क्यूब आ गया हमारा। फिर टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग क्या होगा 0.45 मीटर क्यूब अपॉन 0.03454। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारा 1 सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 0.03454 मीटर क्यूब। ठीक है, और वेट तो सबको पता होना चाहिए। वेट अगर किसी को नहीं पता है तो बेटा आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है फिर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फिर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 13 × 50। 13 कहाँ से आया, ये इसको सॉल्व करके आएगा। ठीक है, 50 kg, फिर कितना आएगा हमारा 650 kg आ जाएगा यहाँ से। क्लियर हो गया? अब हमारा क्या होगा सैंड क्वांटिटी कितनी होगी हमारी 4। ठीक है, 4 × 650 तो कितना आ जाएगा ये हमारा 2600 kg। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? मैंने सॉल्व भी कर दिया आपके लिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2600 kg कैसे आया। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मुझे सिर्फ इतनी ही बतानी थी, बाकी सब तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप खुद भी कर लेते। इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको यही याद रखनी है कि जो 100 मीटर स्क्वायर के लिए 12 mm थिक के लिए, ठीक है 12 mm थिक प्लास्टर के लिए हमारा 100 मीटर स्क्वायर का क्या होगा हमारा 1.5 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ आपको याद रखनी थी। और ये है ड्राई मोर्टार। ठीक है, ड्राई मोर्टार की वैल्यू है जो आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A flooring work for a building is being started for an area of 6 meter into 5 meter. The owner of the building wants to keep left a corner of 2 meter into 1.5 meter for wooden tiles. Then how many ceramic tiles of size 30 centimeter into 20 centimeter would require for the floor? ठीक है, यानी हाउ मैनी सिरामिक टाइल्स के नंबर्स निकालने हैं हमें यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा एरिया रिमेनिंग फॉर सिरामिक टाइल्स। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि यहाँ पे वुडन टाइल्स भी लगा रहे हैं, लेकिन जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पे हमने क्या लगाया है, वहाँ पे हमने सिरामिक टाइल्स लगाया है। तो पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा जो बचा हुआ है। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं पहले। टोटल एरिया कितना था 6 मीटर इंटू 5 मीटर। ठीक है, जिसमें से क्या है कि द ओनर ऑफ द बिल्डिंग वांट्स टू कीप लेफ्ट अ कॉर्नर ऑफ, यानी इतना कॉर्नर वो किसके लिए छोड़ना चाह रहा है, वुडन टाइल्स के लिए। तो वो हम माइनस कर देते हैं, कितना है 2 × 1.5 मीटर, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 27 मीटर स्क्वायर एरिया है। फिर एरिया ऑफ सिंगल टाइल
ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा सिंगल टाइल का, तो 0.30 यहाँ पे मीटर है तो हम सेंटीमीटर में नहीं, हमें भी मीटर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0.06 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब तो सिंपल हो गया कि नंबर ऑफ, हमें टाइल्स फटाफट मिल जाएंगे। नंबर ऑफ सिरामिक टाइल्स कितने हो जाएंगे हमारे, एरिया एक टाइल का इतना है और हमें टोटल एरिया पता चल गया है कितना है, 27 है और एक टाइल का हमारा 0.06 है। इसको सॉल्व करोगे तो 450 आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स, दैट इज सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया आपको, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या द साइज ऑफ वॉश बेसिन हैविंग अ फ्लैट बैक विथ सिंगल टैप इज, अब क्या है कि साइज बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये IS कोड प्रोविज़न है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसका है प्रोविज़न है IS कोड 2256 पार्ट 4 2004 का, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के वॉश बेसिन होते हैं, वॉश बेसिन हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा फ्लैट बैक, दूसरा हो जाएगा हमारा एंगल बैक, ठीक है। अब फ्लैट बैक में भी दो टाइप आ जाएंगे हमारे। इसने क्या बोला है, सिंगल टैप, दैट मीन्स कि कैटेगरी आपको पता ही चल गई होगी कि पहला है सिंगल टैप, दूसरा हो गया हमारा डबल टैप, ठीक है। यहाँ पे एंगल बैक में क्या होता है, हमेशा सिंगल टैप ही होता है। ओके, तो अब इसकी साइज़ लिख लेते हैं। सिंगल टाइप के लिए क्या साइज़ होगी हमारी, 450 mm इंटू 300 mm, और यहाँ पे डबल में क्या होगी 550 mm इंटू 400 mm। क्लियर हो गया। यहाँ पे साइज़ क्या होगी, यहाँ पे होगी 400 mm इंटू 400 mm। आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपको ये चीज़ आप कहीं कॉपी में मेंशन कर लेना, वीडियो को पॉज करके, और इसको याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर 150 मीटर रोड लेंथ ऑन यूनिफॉर्म ग्राउंड, ठीक है। फिर द हाइट ऑफ द बैंक ऑफ एट द टू एंड्स आर 1.2 मीटर 1.8 मीटर, ठीक है। यानी कि जो रोड है उन दोनों के जो बैंक्स की हाइट है वो डिफरेंट है। ओके, द फॉर्मेशन विड्थ इज़ 10 मीटर, फॉर्मेशन विड्थ हमारी 10 मीटर है। साइड स्लोप हमारी दी हुई है 2.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे अपनी अर्थवर्क क्वांटिटी जो हमें पूछा हुआ है, ठीक है। अर्थवर्क क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, BD प्लस SD स्क्वायर इंटू L। यहाँ पे हमारा B कितना है 10 मीटर, यानी कि हमारा B क्या दे रहेगा, यानी B हमारा फॉर्मेशन विड्थ हो गया। क्लियर हो गया आपको यहाँ से। S इज इक्वल टू 2.5 आपको समझ में आ गया होगा, यानी 1/s होता है, दैट इज स्लोप। स्लोप हमारा 2.5 दिया हुआ है। फिर हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ हमें दिया हुआ है 150 मीटर, दैट इज़ लेंथ ऑफ रोड। फिर उसके बाद क्या है D, यानी कि D हमारा क्या है, एवरेज ऑफ बोथ द बैंक्स। तो कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 1.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब तो कुछ नहीं करना, अब सिंपल फटाफट आपको सारी वैल्यूज़ रखनी है क्वेश्चन में। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू डी की वैल्यू 1.5 हो गई, ओके। फिर हमारा प्लस S की वैल्यू हमारी 2.5 है, ओके। D की वैल्यू अगेन इंटू 1.5 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, हमारा ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे L हम क्या करेंगे इंटू L करेंगे। तो L की वैल्यू क्या है हमारी 150। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3093.75 क्यूबिक मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके,
द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल्ड मटेरियल इज़ कॉल्ड। अब क्या है कि डिसमेंटल्ड, क्लियर हो गया, डिसमेंटल्ड है मतलब कि जो वैल्यू है उसकी वो बिल्कुल जंक हो चुका है, यानी कि जो मटेरियल है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, कम्प्लीटली जंक हो चुका है, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है सिवाय बेचने का, ठीक है। अब उसको बेचने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कोई और काम नहीं आ सकता है, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उसकी स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है, चलो सैल्वेज वैल्यू को भी देख लेते हैं। आपको यहाँ पे तो पता चल ही गया होगा कि वैल्यू ऑफ अ डिसमेंटल्ड मटेरियल इज स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, इसको मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सैल्वेज वैल्यू को देख लेते हैं। अब सैल्वेज वैल्यू क्या होती है हमारी, एस्टिमेटेड बुक वैल्यू, ठीक है, जो हमारी एस्टिमेटेड बुक वैल्यू होती है किसकी, ऑफ एन एसेट, किसी भी चीज़ की आफ्टर डिप्रिसिएशन, यानी उसके डिप्रिसिएशन को देखने के बाद, यानी जब उसका डिप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाता है हमारा तब, फिर और उसके बाद ये भी देखते हैं हम कि कौन सी कंपनी का था वो, ठीक है, जो हमारा एसेट था वो किस कंपनी का था और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स हमारे कैसे होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। तो बेस्ड ऑन व्हाट अ कंपनी expects to receive in exchange, ठीक है, यानी जिसने उसको ख़रीदा तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है उसके एक्सचेंज में, और दूसरी चीज़ ये भी देखनी है हमें कि वो किस कंपनी का है, तो वो कंपनी से हमें आगे क्या वर्क हो सकता है, यानी क्या और चीज़ें हम ले सकते हैं और क्या उसमें हम दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम एस्टिमेट करते हैं उसकी बुक वैल्यू को, यानी उसकी बुक वैल्यू देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एस्टिमेट करते हैं, फिर वो एसेट को हम डिसाइड करते हैं, फिर उसका डिप्रिसिएशन की लाइफ चेक करते हैं कि वो कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसके एक्सचेंज में, यानी कि उसकी जगह कंपनी और क्या लाना चाहती है कंपनी के अंदर में, ठीक है। तो सैल्वेज वैल्यू हमारी इस तरह से निकलती है। अब मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू हमारी वो होती है जिसका प्राइस ऑफ एन एसेट फेचेस इन मार्केट, ठीक है। मार्केट वैल्यू उसकी वो होती है, जैसे कि हम अब देख लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फिर हम उसको चेक करते हैं कि मार्केट में अभी उसकी प्राइस क्या चल रही है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, ठीक है, कि उसमें कितना डिप्रिसिएशन हुआ है, फिर उसको हमें क्या चीज़ कर सकते हैं या फिर उसके एक्सचेंज में हम क्या ले सकते हैं, तो वो हमारी मार्केट वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया। चलो आगे देख लेते हैं हमारा क्या है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू हमारी क्या होती है, ये नेट वैल्यू होती है ऑफ अ किसी भी कंपनी के एसेट की फाउंड ऑन इट्स बैलेंस शीट, ठीक है, यानी कि जब हमने वो पर्टिकुलर एसेट ख़रीदा था या लिया था या मंगवाया था, तभी हमने उसका एक लाइफ टाइम डिसाइड, यानी कि उसकी एक डिप्रिसिएशन लाइफ डिसाइड की थी कि जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो पर्टिकुलर एसेट जो है वो इतने का हो जाएगा या फिर हमने उसकी प्राइस इतने की हम रखेंगे। तो ये चीज़ हमारी कहाँ मेंशन होती है, ये चीज़ हमारी बैलेंस शीट में मेंशन होती है और वही हमारी क्या होती है, हमारी बुक वैल्यू होती है। क्लियर हो गई। और इसी बुक वैल्यू के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, अपना सैल्वेज वैल्यू। आई होप आपको चारों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In case of big projects, a certain amount of extent of about 1.5% to 2% of the estimated cost is provided in the estimate as, अब क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें क्या होता है कि जब कंस्ट्रक्शन, यानी कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, यानी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्किल्ड सुपरवाइजर्स, वर्क असिस्टेंट्स, वॉचमैन एक्सेट्रा आर एम्प्लॉयड, ठीक है। यानी कि हमारा क्या होता है कि जब भी हम एक कंस्ट्रक्शन साइट बनाते हैं, मान लो ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है
अब ये तो ओपन में होगी, लेकिन अब क्या होती है, यहाँ पे सारा सामान पड़ा होता है, यहाँ पे सारी मशीन्स पड़ी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम डेली यहाँ से सब कुछ हटा के फिर डेली यहाँ पे सब कुछ ला नहीं सकते, ये डेली हम नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हमें गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ हमारा सुपरवाइज़र भी होता है यहाँ पे देखने के लिए कि हमारा काम कहीं रात में या फिर किसी भी चीज़ें उससे बिगड़ तो नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें भी हम हायर करते हैं। तो अब ये जो इनका पेमेंट होता है, इनका जो कॉस्ट होता है वो कितना होता है हमारा 1.5% से 2% का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो जाते हैं, हमारे सुपरवाइज़र्स आ जाते हैं, ठीक है। हमारे क्या आ जाते हैं, वर्क असिस्टेंट, ठीक है, वॉचमैन एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट में। यानी कि ये हमारे वहाँ पे कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ सुपरविजन का काम कर रहे हैं, यानी सिर्फ देख रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो या फिर वहाँ पे कोई भी चोरी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन प्लास्टर वर्क्स मेजरमेंट डिडक्शन फॉर ओपनिंग लेस दैन डैश इज नॉट मेड एज पर मोड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब क्या है कि इन प्लास्टर वर्क्स मेजरमेंट डिडक्शन फॉर एन ओपनिंग, अब क्या है, जो ओपनिंग है हमारा, जो मेजरमेंट डिडक्शन है वो हमारा मतलब मेजरमेंट उसको एग्जैक्टली नहीं किया जाता है। अब वो क्या होगा, तो इन प्लास्टरिंग फॉर अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ, यानी कि अगर स्मॉल ओपनिंग होगी जैसे कि हमारी 0.5 मीटर स्क्वायर की, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि मतलब उसी समय पे क्या होगा कि हम उसमें कोई भी एडिशन भी नहीं करते हैं, हम डिडक्शन भी नहीं करेंगे लेकिन उसमें कोई भी एडिशन भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि ऐसी कोई ओपनिंग वगैरह कुछ भी हो नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी ये एरिया इतना कम होता है ना प्लास्टर वर्क के हिसाब से कि हम उसमें अगर कुछ भी चेंजेस या फिर कम या फिर बढ़ाएंगे तो वो हमारा चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। क्लियर हो गया। यानी 5 स्क्वायर फीट, ये कितना होगा हमारा 5 स्क्वायर फीट होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, दैट इज इन प्लास्टरिंग फॉर सम स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर नो डिडक्शन इज मेड, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम नो एडिशंस आर मेड फॉर जैम्स, सोफिट्स, सील्स लाइक ओपनिंग्स, ठीक है। दीज ओपनिंग यानी ये सब ओपनिंग के लिए हम कुछ भी प्रोवाइड कर नहीं पे यहाँ पे डिडक्शन या एडिशन नहीं करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये चीज़। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। ये इस एरिया यानी इससे कम, अगर इस एरिया से कम होगा तो हम यहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, यानी डिडक्शन, ओपनिंग में कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे और ना ही कोई एडिशन करेंगे। क्लियर हो गया। चल नेक्स्ट देख लेते हैं। द सीमेंट कंजप्शन पर 100 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 12 mm थिक प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोर्टार प्रोपोर्शन ऑफ 1:4 रेशियो इज़। अब क्या है कि इसमें कितना होगा हमारा, वो होगा 9 बैग्स। अब वो कैसे आया, चलिए देखते हैं। अभी पीछे हमने किया है सेम क्वेश्चन, यहाँ पे भी वही चीज़ है। वहाँ पे ड्राई मोर्टार था, यहाँ पे वेट मोर्टार है, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार कितना होगा हमारा 100 इंटू 0.012 12 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और कितना आ जाएगा हमारा 1.2 मीटर क्यूब। अगेन यहाँ पे सीमेंट वॉल्यूम, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वहाँ पे ड्राई मोर्टार था, यहाँ पे हमारा वेट है। क्लियर हो गया। सीमेंट वॉल्यूम क्या होगा, अगेन 1:4 का रेशियो है तो 1/5 आएगा हमारा, इंटू 1.2 इज इक्वल टू 0.24 मीटर क्यूब। देख रहे हो आप, सारे के सारे सेम स्टेप्स ही फॉलो हो रहे हैं। फिर क्या है कि हमारा क्या है कि ड्राई मोर्टार के लिए हमें इसको 30% से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब देखो वहाँ पे क्या था, हमारा ड्राई दिया हुआ था तो हमें ऐसा कोई चेंजेस करना नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमारा वेट मोर्टार दिया हुआ है तो हमें ड्राई के लिए क्या करना पड़ेगा, 30% इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसको मेंशन कर लेते हैं, फॉर ड्राई मोर्टार increase it by 30%, ठीक है।
तो अब 30% से हम इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं हमारे सीमेंट के वॉल्यूम को, क्या होगा वापस से 1.30 इंटू 0.24 विच विल बी 0.312 मीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितना होंगे, सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू 0.312 अपॉन 0.0347। अब इसको आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 9 निकल के आएगा, दैट इज़ 9 बैग्स। क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द क्वांटम ऑफ वर्क ऑफ एनी आइटम अ स्किल्ड लेबर इज सपोज टू टर्न आउट इन अ डे, दैट इज़ नोन एज हमारा टास्क वर्क। ठीक है, यानी कि किसी भी क्वांटम ऑफ वर्क के लिए अगर एक स्किल्ड लेबर को वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है तो वो हमारा कौन सा वर्क कहलाता है, वो हमारा कहलाता है टास्क वर्क। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज़ ₹1100। ठीक है, एक इक्विपमेंट है जिसका इनिशियल कॉस्ट हमारा 1100 रुपये है। फिर उसकी सैल्वेज वैल्यू मैंने बताई थी आपको क्या होती है, ठीक है, वो याद रखना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, ₹100 है यहाँ पे। फिर लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज़ 5 years। ठीक है, वहाँ पे हमने बात की थी ना कि उसका डिप्रिसिएशन लाइफ क्या होगा, तो इसका डिप्रिसिएशन लाइफ हमारा क्या है, 5 years है। क्लियर हो गया? फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड यानी किस रेट से वो डिटोरिएट यानी डिप्रिशिएट करेगा, तो वो हमारा क्या है, 8% है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये चीज़? फिर द ईयरली डिप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड इज़, अब हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो इनिशियल कॉस्ट था प्लस सैल्वेज वैल्यू को देख के अब हम उसका डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कि डिप्रिसिएशन हुआ कितना है। डिप्रिसिएशन कितना हुआ है कि इनिशियल कॉस्ट हमारा क्या था, 1100 रुपये, फिर कम कितना हुआ, 100 माइनस 100, तो अभी उसकी कॉस्ट क्या है, ₹1000। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब क्या है, ईयरली डिप्रिसिएशन है और कितना है उसका डिप्रिसिएशन लाइफ, 5। तो हम क्या करेंगे, बाय स्ट्रेट लाइन मेथड ईयरली depreciation will be equal to 1000 divided by 5 which will be ₹200 per year। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यानी कि हमारा कितना आएगा उसका अब ईयरली डिप्रिसिएशन ₹200 पर ईयर, दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग वापस से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो और अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। चलो।